Welcome to all of you. The most important MCQ question on reaction intermediate part सेकेंड। आप लोगों को हम BSc थर्ड ईयर वालों के लिए स्पेशली रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक पार्ट भेज चुके हैं जो हमारे लिंक पे है। इसलिए अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब आप किए होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सेकेंड डे भी। तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें ध्यान से आप देखें, क्वेश्चन आपको सब मिल जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है पॉसिबल इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, परकिन रिएक्शन, क्लेइजन कंडेंसेशन, विटिग रिएक्शन। तो क्वेश्चन भी आपको समझना है कि ये जो चार रिएक्शन दिए गए हैं एल्डोल, परकिन, क्लेइजन और विटिग, बहुत सिंपल है, इकट्ठा कर दिया मैंने कि इन चारों रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वह रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। पहला दिया है ऑप्शन में कार्बेनाइन, बी में दिया है कार्बोकेटाइन, सी में दिया है बोथ, डी में दिया है कार्बीन। तो इन चारों में से एक बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन आप BS इंटर से शुरू करते हैं, MSc तक जाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपका कार्बेनाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। परकिन रिएक्शन पढ़ के आए होंगे इंटर से लेके MSc तक, तो आपको इंटर में पढ़े होंगे। तो यहाँ भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वह कार्बेनाइन होता है। क्लेइजन कंडेंसेशन का भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वह कार्बेनाइन बनता है। विटिग रिएक्शन का भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वह कार्बेनाइन होता है। इसलिए जो ऑप्शन ये होगा वह करेक्ट होगा, कार्बेनाइन। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज मोस्ट स्टेबल इन द फॉलोइंग सेट ऑफ कार्बेनाइन। ए में दिया है मिथाइल कार्बेनाइन, बी में दिया है इथाइल कार्बेनाइन, सी में दिया आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, डी में दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कार्बेनाइनों की जो स्टेबिलिटी होती है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो में कार्बोकेटाइनों को बताया था वैसे यहाँ भी आप सुन लीजिए। कार्बेनाइनों में भी पहला फैक्टर जो होता है -I, दूसरा फैक्टर क्या होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तीसरा क्या होता है रेजोनेंस, चौथा क्या होता है एरोमेटाइजेशन। अगर आप ये बातें हमारी सुनते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नहीं, आने वाले समय में भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि कार्ब एनायंस आर स्टेबिलाइज्ड बाय -I इफेक्ट, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, रेजोनेंस इफेक्ट एंड एरोमेटाइजेशन इफेक्ट, आउट ऑफ विच एरोमेटाइजेशन इफेक्ट इज मोस्ट डोमिनेंट इफेक्ट। तो आपको मैंने एक सीक्वेंस सक्सेसिव क्रम में बताया। तो इसमें अगर आप देखें तो CH3 में कोई -I इफेक्ट नहीं है, CH3 CH2 माइनस में मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट। सी में देखें तो CH3 CH माइनस CH3 है, दो +I हैं। डी में अगर देखें आप तो 3 -I हैं क्योंकि CH3 का होल थ्राइस C- है। तो पहले ही मैंने बताया कि +I जो होता है वह कार्बोकेटाइनों को स्टेबलाइज करता है और -I जो होता है वह कार्बेनाइनों को स्टेबलाइज करता है। अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। दैट इज कार्बेनाइन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय -I इफेक्ट while कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय +I इफेक्ट। तो जिसमें सबसे कम +I होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन ए जो होगा फ्री फ्रॉम +I इफेक्ट मोस्ट स्टेबल है। उसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, सब स्टेबिलिटी पे ही हैं, कि ट्राई फ्लोरोमिथाइल कार्बेनाइन है CF3-, बी है CCl3-, सी है CBr3-, डी है CI3-। यहाँ पर आपको पता चल रहा कि फ्लोरीन जो है वह -I प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन भी -I, ब्रोमीन भी -I, आयोडीन भी -I। अब इसका मतलब यह हो गया कि -I इफेक्ट स्टेबलाइजेस द कार्बेनाइन्स,
तो -I जिसका जितना ज़्यादा होगा वह कार्बेनाइन को उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो अब -I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख लेते हैं, क्योंकि -I आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका -I ज़्यादा होगा, इसलिए CF3- इज द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजिल कार्बेनाइन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, डी जो दिया है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनाइन। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये चारों कार्बेनाइन हैं। पहला भी एरोमेटिक और रेजोनेंस है, दूसरे में भी एरोमेटिक और रेजोनेंस, तीसरे में भी एरोमेटिक एंड रेजोनेंस। डी को भी देख लेते हैं कि इसमें कहीं एरोमेटिसिटी तो नहीं है, तो मैं पहले से ही डिस्कार्ड करता हूँ, ये एरोमेटिक नहीं है। इसे कुछ लोग एंटी भी कहते हैं, कुछ नॉन, लेकिन जब रिंग साइज 7 मेंबर्ड या ऊपर होने लगे और उसमें एंटी एरोमेटिसिटी का अगर प्रॉपर्टी मिलता है तो उसे हम नॉन एरोमेटिक में रखते हैं। तो डी जो होगा नॉन एरोमेटिक होगा, बाकी सब एरोमेटिक हैं, इसलिए एरोमेटिक स्पीसीज ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। तो डी वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ए में एक रिंग है, फिनाइल रिंग है, अगर स्टेबलाइजेशन होगा तो इसमें से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। डी में अगर देखा जाए तो करस्पॉन्ड करावें उससे तो उसका 2 टाइम्स, सी में करावें तो 3 टाइम्स, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वह मोर स्टेबल कार्बेनाइन होगा। लेकिन एक बात और कह दें कि अगर यहीं पर माइनस को हम प्लस में बदल दें साइन, इन चारों को कार्बोकेटाइन कर दें तो डी वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डी जो होगा वह एरोमेटिक हो जाएगा और लार्जर साइज ऑफ रिंग इज मोर एरोमेटिक। तो यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का। तो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनाइन जो होता है लेस स्टेबल होता है, और जो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटाइन होता है वह मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यह आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर पर, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, साइक्लोब्यूटइनाइल डाइएनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, और डी में दिया है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनाइन। 4 साइक्लिक एनाइन है। जब साइक्लिक सिस्टम हो तो आपको तुरंत एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ए जो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन एरोमेटिक है, बी जो है साइक्लोब्यूटिनाइल डाइएनाइन ये भी एरोमेटिक है, सी जो है एंटी एरोमेटिक है, डी जो है नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक स्पीसीज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक आल्सो मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम देखें अब समस्या में क्या खड़ी होती है कि यहाँ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है और यहाँ साइक्लोब्यूटिनाइल डाइएनाइन है। तो ए जो है वह 5 मेंबर रिंग है और बी जो है 6 मेंबर्ड है, क्योंकि ए और बी सी और डी दोनों से ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ए बी में देखना है क्योंकि दोनों एरोमेटिक स्पीसीज हैं, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिसका रिंग साइज बड़ा होता है, मतलब एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज। तो इसमें जो ए आंसर होगा वह करेक्ट होगा। 5वां इसका क्वेश्चन देखा जाए तो इथाइल कार्बेनाइन दिया है, इथाइलिन कार्बेनाइन दिया है, एसिटाइलिनिक कार्बेनाइन दिया है और आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन दिया है। यहाँ पर अगर हम +I कंसीडर करें तो नहीं कर पाएंगे। अब आपको समस्या यह हो रही होगी कौन सा फैक्टर लगावें। हम 4 ही बताए हैं, -I या +I, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, रेजोनेंस एंड एरोमेटाइजेशन। तो यहाँ रेजोनेंस भी नहीं है। तो अब अगर हम देखें तीनों कार्बन A, B, C तीनों कंटेनिंग 2 कार्बन, और डी में अगर देखें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 होती है, तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम एक काम ये चेक करना शुरू कर देते हैं कि जो नेगेटिव कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है।
तो यहाँ पर अगर पहले में देखें CH2 माइनस में, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, मतलब उसमें अगर हम S करेक्टर का पता लगावें, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला कार्बेनाइनिक स्पीसीज, उसमें परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जो होगा वह 25% के करीब है। इसका कैलकुलेशन हम आपको बता चुके हैं पढ़ाते समय। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि S ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिल करके कुल कितने परसेंट बनाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 100%। तो S जो होगा उसमें 1 टाइम्स है और p उसमें 3 टाइम्स है, तो 1 + 3 बराबर 100%। तो 1 बराबर कितना होगा 25%। बी में अगर देखें तो इसमें डबल बॉन्ड CH2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp2 होगा। sp2 में जो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर होगा वह अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 33% निकालेंगे तो आ जाएगा 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 100%। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 100%, तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर हो जाएगा आपका 33.33%। सी में देखें तो यहाँ पर S करेक्टर जो होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निगेटिव कार्बन का होगा sp, और sp में परसेंटेज ऑफ S करेक्टर 50% होगा। और डी में sp3 है, तो sp3 वाले तो सबसे कम स्टेबल होंगे, उससे ज़्यादा sp2 और सबसे ज़्यादा sp वाला। तो ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल एंड 3 डिग्री कार्बेनाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो सही बात है, पहले भी बताया गया है कि कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कार्बेनाइनों की स्टेबिलिटी प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 3 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन होगा उसमें 3 + i होगा, और जो 3 डिग्री का कार्बेनाइन होगा उसमें भी 3 + i होगा। और जिसको पता है कि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड प्लस आई आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो उसको पता चल जाएगा। तो दोनों में क्या है, ऑप्शन ए में दिया है प्लस आई एंड माइनस आई के कारण, ऐसा नहीं है। प्लस आई के कारण तो स्टेबल होगा, लेकिन माइनस आई के कारण कार्बेनाइन भी स्टेबल होता है, और इसमें पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल क्यों होगा। बी में देखें प्लस आई के कारण 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा, और प्लस आई के कारण 3 डिग्री कार्बेनाइन लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में दिया है माइनस आई एंड प्लस आई, रॉन्ग। डी में नन ऑफ दिस। नीचे उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे दिया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, while stability of carbanion is inversely proportional to plus I effect. कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। होता क्या है, ए में दिया है न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन, बी में दिया है चार्ज्ड डाइवैलेंट कार्बन, सी में दिया है चार्ज ट्राइवैलेंट कार्बन, और डी में दिया है न्यूट्रल ट्राइवैलेंट कार्बन। तो डिफिनीशन ही आप काफ़ी है कि जब कार्बन को डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं कि दोज कार्बन विच आर न्यूट्रल डायावैलेंट कंटेनिंग 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ए। दूसरे क्वेश्चन में दिया है विच आर मोर स्टेबल इन फॉलोइंग। दोनों स्ट्रक्चर कार्बीन के बनाए गए हैं। पहले में अगर आप देखें तो डाइवैलेंट कार्बन कंटेनिंग पैरेलल स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में हैं। आपको दिख रहा होगा कि उनका जो स्पिन है अपवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा कार्बीन दिया है, एक की स्पिन जो होगी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो दूसरी की स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस तरह से सिंबलाइज करके पूछता है कि नेम बताइए, तो जिस कार्बीन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन में होते हैं उसे हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं।
क्योंकि उस कार्बीन की मल्टीप्लिसिटी जो होती है 2s+1 से कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 आता है। नोट में उसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ट्रिपलेट कार्बीन का वह sp होता है। सिंगलेट कार्बीन में अगर देखा जाए तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी वह 1 होगी और हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होगा। अब यहाँ पर जो ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बीन में इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है कि व्हाई ट्रिपलेट कार्बीन इज मोस्ट स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। तो आप कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन में इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन नहीं होता है, जबकि सिंगलेट कार्बीन में इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बी में दिया है सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सी में दिया है कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर। डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट है वह ट्रिपलेट कार्बीन है। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिंगलेट कार्बीन, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन दिया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। केवल हीट कर रहा है या थर्मोलिसिस जिसे कहते हैं, या फोटोलिसिस दिया है HNO। थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस कराने पर कार्बीन बनता है। और इसके अलावा और भी दे सकता है, एसिल एजाइड हो, चाहे एस्टर एजाइड हो, चाहे एल्किल एजाइड हो, चाहे डाईएजोमेथेन हो, चाहे साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव हो। ये सब जो होते हैं उनको अगर थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस कराया जाए तो दे प्रोड्यूस कार्बीन। तो डाईएजिरीन जो आपका सबस्ट्रेट है उसका फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस कराने पर क्या मिलेगा? ऑप्शन में 4 दिया है, कार्बीन, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, नाइट्रीन। तो क्या मिलेगा? कार्बीन। आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखा जाए चीलोट्रॉपिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग। तो पहले ये समझ लिया जाए कि चीलोट्रॉपिक रिएक्शन किसे कहते हैं। चीलोट्रॉपिक रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जिसमें एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो साइमल्टेनियसली, साथ साथ। उस रिएक्शन को हम चीलोट्रॉपिक रिएक्शन कहते हैं। और चीलोट्रॉपिक रिएक्शन जो होता है वह कार्बीन में और नाइट्रीन दोनों में होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कार्बीन, बी में दिया है कार्बेनाइन, सी में दिया है नाइट्रीन, डी में दिया है ए एंड सी बोथ। तो कार्बीन आल्सो अंडरगो चीलोट्रॉपिक रिएक्शन एंड नाइट्रीन। तो ए और सी ऑप्शन जो होगा दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कार्बीन जो होते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 टाइप के होते हैं। जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं वह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। जो ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं वह नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर दिया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम कहते हैं कुमुलिन, या इसको कहते हैं आईयूपीएसी में प्रोपाडाइइन। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड रखता है, इसे क्यूमुलिन कहते हैं। जब इसको हम एक्सेस कार्बीन के साथ ट्रीट करते हैं तो दोनों पाई बॉन्डों पर साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाता है और स्पाइरो कंपाउंड बनाता है। ए जो है स्पाइरो है। बी में केवल एक ही मोल CH2 का यूटिलाइज हुआ है, एक्सोमिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन है। और सी में दोनों दिया है, डी में नन। अगर एक्सेस में है तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा, और अगर लिखा है 1 मोल या एक्सेस नहीं लिखा है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
इसलिए इसमें एक्सेस में कार्बन यूटिलाइज होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? बेंजीन इज ट्रीटेड विद डाइएजोमेथेन इन प्रेजेंस ऑफ HNO गिव्स A and B प्रोडक्ट। तो हम आपको थोड़ा सा इसमें बता दें कि जो डाइएजोमेथेन होता है उसका फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस करने पर कार्बीन देता है। तो कार्बीन का नेचर जो होता है, जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है, वह दो मेन है, एक साइक्लो एडिशन, दूसरा इंजर्शन रिएक्शन। इसलिए साइक्लो एडिशन से साइक्लिक प्रोडक्ट देगा और इंजर्शन से साइड चेन पर CH2 जुड़ जाएगा। तो बेंजीन जो है उसके CH बॉन्ड के बीच कार्बीन का इंजर्शन रिएक्शन होगा और बेंजीन के पाई बॉन्ड से CH2 अर्थात कार्बीन का साइक्लो एडिशन होगा। तो पहले में आप देखें बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना है, साइक्लो एडिशन हुआ है, बिल्कुल सही दिख रहा है। बी में देखें इंजर्शन हुआ है तो CH बॉन्ड के बीच CH2 जुड़ा, CH3 हो गया, ये भी सही है। बी में देखें ए में पता नहीं चल रहा है कि साइक्लो एडिशन हुआ है, लेकिन रिंग साइज 7 मेंबर्ड है, साइक्लोहेप्टाट्राईन है। लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राईन अगर प्रोडक्ट ए का ये देखें बाईसाइक्लिक कंपाउंड को, उसका अगर रीअरेंजमेंट करा दें 3 मेंबर रिंग के बीच जो बॉन्ड हैं, तो वह नीचे वाला बी वह बना देगा साइक्लोहेप्टाट्राईन, और ऊपर वाला जो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड और नीचे वाला जो साइक्लोहेप्टाट्राईन है, उन दोनों में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी साइक्लोहेप्टाट्राईन की। तो इसका मतलब ऑप्शन बी का जो ए है और ऑप्शन ए का जो ए है, उन दोनों में मोर करेक्ट कौन होगा? ऑप्शन बी का ए। तो फाइनल हुआ साइक्लो एडिशन से ए मिलेगा, बी में टालवीन मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। करेक्ट प्रोडक्ट विल बी इन फॉलोइंग रिएक्शन। साइक्लोहेक्सिन दिया है, डाइब्रोमोकार्बीन दिया है, दोनों का ट्रीटमेंट हुआ तो ए बनेगा। लिथियम मिथाइल दिया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ए पर ट्रीट करते हैं लिथियम मिथाइल को तो बी देगा। बी को जब ट्रीट करेंगे साइक्लोहेक्सिन से तो प्रोडक्ट पी देगा। पी क्या होगा? ऑप्शन में आपके 4 दिए गए हैं, पहले नीचे देख लीजिए। जब हम साइक्लोहेक्सिन पर कार्बीन का ट्रीटमेंट करते हैं तो साइक्लो एडिशन हो जाता है। साइक्लो एडिशन बनेगा तो बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। जब उस पर लिथियम मिथाइल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट करेंगे तो Br दोनों निकल जाएंगे तो फिर कार्बीन बन जाएगा। ए जो हुआ प्रोडक्ट बना, बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट बना। बी जो बना वह फिर कार्बीन बन गया, फिर कार्बीन जब बना तो साइक्लोहेक्सिन से साइक्लो एडिशन करके स्पाइरो कंपाउंड बना लिया। तो स्पाइरो कंपाउंड जो बनेगा वह ऑप्शन में है कि नहीं, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। ए में दिया है केवल प्रोडक्ट ए ही दे दिया है, बी में जो दिया है बाईसाइक्लिक तो बनाया है लेकिन गलत दिया है, सी में भी बाईसाइक्लिक है, ये भी गलत है। डी में देखिए स्पाइरो कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक भी है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। विच आर नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन फॉलोइंग। कार्बीन दिया है, कार्बेनाइन दिया है, नाइट्रीन दिया है, कार्बोकेटाइन दिया है। अब ये बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होता है। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो कार्बीन्स होते हैं उनका बैलेंस सेल देखा जाए तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। कार्बेनाइन देखा जाए तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो ऑक्टेट पूरा करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हैं, अर्थात कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होता है। नाइट्रीन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन उसका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का होगा, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी मिलेंगे। कार्बोकेटाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस सेल में। तो कार्बीन, नाइट्रीन और कार्बोकेटाइन ये तीनों जो होंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, लेकिन जो कार्बेनाइन होगा वह इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होगा क्योंकि उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। विच आर मोर स्टेबल इन फॉलोइंग। ए में दिया है डाईफ्लोरोकार्बीन, सी में दिया है कार्बीन, सी में दिया है डाईमिथाइल कार्बीन, डी में दिया है डाईफिनाइल कार्बीन। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको लेते हैं कि कार्बीन में जो कार्बनिक कार्बन है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसलिए +I
के द्वारा स्टेबलाइज होगा, -I के द्वारा डिस्टेबलाइज होगा। तो डाइफ्लोरोकार्बिन में -I है। बी में अगर देखा जाए कार्बिन में, मिथाइलिन कार्बिन में न तो +I है न तो -I है। सी में अगर देखा जाए तो 2 मिथाइल ग्रुप डाईमिथाइल कार्बिन है, इसलिए +I है, स्टेबलाइज करेगा। डी में देखें तो डाईफिनाइल है, ये भी स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा वह मोर स्टेबल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन इंटरमीडिएट का आप लोगों के लिए BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डालेंगे एग्ज़ाम के पहले। और आप अगर मन से सारे जितने वीडियो मैंने इधर बनाया है MCQ क्वेश्चन पे अगर देख डालेंगे और मेरा नोट, तो 100% आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी यही था। जो पढ़ने वाला होगा, जो पढ़ा होगा, वह नहीं केवल जो फ़ोटो देख के गोल हो जाता हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए मैंने पेपर अपने पास खुद रख लिया और वीडियो मेरा है। जो क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं उसको हम ओरली डिक्टेट कर देते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये भी हमें देख लेना है। तो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट। थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए चैनल को, क्योंकि टाइम लगता है, वही जो बनाता है उसको बल मिलता है।